साथियों नमस्कार। माई सेल्फ सुनील कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मानिकपुर, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। आज जो मैंने विषय लिया है वह सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द सल्तनत पीरियड हिस्ट्री। निश्चित रूप से जब स्रोत की बात होती है और इतिहास जुड़ा हो तब यह प्रासंगिक हो जाता है कि हम किन प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करके इतिहास की प्रामाणिकता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सर्वविदित है कि सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास को अगर हम समय काल में बांधे तो 1206 से 1526 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोदी तक का, इस दौर में जो शासक थे निश्चित रूप से इन शासकों ने जो आश्रयदाता के रूप में जो इनके यहाँ कवि थे, लेखक हुआ करते थे, वे अपने राजा के आश्रित होने के कारण से जो वर्णन करते थे निश्चित रूप से वह एक सीमा तक अतिशयोक्तिपूर्ण रहता था। लेकिन हमको समय की मांग थी, सारे ग्रंथ जो है फारसी भाषा में है और उसको हमको रेक्टिफाई करके एक इतिहास की परिकल्पना करनी है। इसी के परिदृश्य से हमें सल्तनतकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए किस शासक के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होगी, यह विषय मैंने लिया है सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत। प्रथम दृष्टया जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से स्रोत के संदर्भ में जो सल्तनतकालीन इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ हमें जिससे जानकारी प्राप्त होती है वह है किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद अल-बर्नी। अल-बर्नी द्वारा रचित किताब उल हिंद यह अरबी भाषा में लिखी गई और एडवर्ड सांची ने 1888 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अल-बर्नी के इतिहास के बारे में हम बताएं, जैसे 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में इसका जन्म हो रहा है और 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज़्म पर फतह हासिल की, विजय हासिल की, तब वह अल-बर्नी को अपने साथ युद्धबंदी के रूप में ले आया, प्राप्त किया और इसको प्राप्त करने के पश्चात उसने अपने दल बदल में इसको शामिल किया। बात महत्वपूर्ण यह आती है कि अल-बर्नी के द्वारा रचित किताब उल हिंद को पढ़ने से हमें किस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से इसके ग्रंथ को पढ़ने से, किताब उल हिंद को पढ़ने से हमें महमूद गजनवी के शासनकाल की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप जैसे जैसे शासकों का क्रम मैं पढ़ता जाऊंगा वो उसी काल अनुक्रम में आपको समय सीमा का भी एक आकलन पता चलता चलेगा। अगली जो रचना है ताज उल माशीर, यह हसन निजामी द्वारा, मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा रचित और यह जो रचना है फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया इलियट एंड डाउसन की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियन के द्वितीय भाग में इस जो ताजुल माशीर हसन निजामी की रचना है इसका अंग्रेजी में अनुवाद इलियट और डाउसन साहब ने किया। इनके शासनकाल में जो हमें शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है वह क्रमशः मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शासन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के अगले आयाम में जो एक महत्वपूर्ण
रचना है वह है तबकाते नाशरी। यह रचित ग्रंथ है मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज वह शख्स जो धार्मिक व्यक्ति था, लेखन और धार्मिक कट्टरता से मुक्त था। यद्यपि वह धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन लेखन में, इतिहास लेखन में वह धार्मिक कट्टरता से मुक्त था। इसने न केवल लेखन की दृष्टि से अपने को समेकित किया, अपने को प्रस्तुत किया, अपितु इसने काजी के पद पर भी कार्य किया। तो मिनहाजुस सिराज द्वारा रचित तबकाते नासरी से हमें इल्तुतमिश से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक के शासन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा मैंने कहा, इल्तुतमिश से नसरुद्दीन महमूद, अर्थात इल्तुतमिश 1210 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया 1236 से 1240 और उत्तरवर्ती 3 शासक रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन मशहूद शाह और नसरुद्दीन महमूद 1240 से 1265 तक, इन 6 शासकों के शासन काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तबकाते नासरी से, जो कि मिनहाजुस सिराज द्वारा रचित ग्रंथ है। अगले आयाम में सल्तनतकालीन इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण नाम जियाउद्दीन बर्नी, निश्चित रूप से इतिहासकार। रचना का नाम तारीखे फिरोज शाही। जन्म 1285 ईस्वी में। जैसा मैंने बताया, फारसी में रचित ग्रंथ, इसका भी अनुवाद इलियट एंड डाउसन साहब ने अपनी रचना हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियंस के 3 भाग में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब तारीखे फिरोज शाही से हमें जिस शासक के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वह है बलबन से लेके फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का वर्णन है। अर्थात बलबन मामलुक वंश का शासक, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, होल डायनेस्टी ऑफ खिलजी वंश और होल डायनेस्टी ऑफ तुगलक वंश। इट मींस गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्ष फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहे हैं 1351 से 1388 तक, यानी 1351 से 1356 तक का इतिहास हमें बलबन से लेके फिरोज तुगलक का, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जियाउद्दीन बर्नी को हम सल्तनतकालीन श्रेष्ठ इतिहासकार के रूप में निरूपित कर सकते थे अगर धार्मिक संकीर्णता से ओतप्रोत होकर इन्होंने रचना न की होती। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी का कथन यह कि हिंदू और काफिर व्यापारियों को लूटते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया था, इस प्रकार की जो धार्मिक संकीर्णता की बातों अगर जियाउद्दीन बर्नी न किए होते तो यह सल्तनतकालीन के श्रेष्ठ इतिहासकार होते। अगले आयाम में तारीखे फिरोज शाही, जो कि शमसे सिराज अफीक के द्वारा रचित ग्रंथ, फारसी भाषा में सिर्फ फिरोज तुगलक के शासन काल के बारे में हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। फतुहात ए फिरोज शाही, यह तुगलक शासक फिरोज तुगलक की आत्मकथा और इसमें इन्होंने अपने शासनकाल की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति को उत्कीर्ण किया है। फुतुह सलातीन अगला रचना जिसको लिखा है ख्वाजा
अब्दुल्ला मलिक इसामी ने यह मोहम्मद तुगलक के समकालीन और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जब तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की बात कही और राजधानी को दौलताबाद ले गए, तब यह दौलताबाद गए और पुनः जब उन्होंने दिल्ली आने का आदेश दिया, तब यह दिल्ली न आकर ये वहीं पर अपने को स्थापित किया, अपने को वहीं रखा। और बाद में जब बहमन साम्राज्य की स्थापना हो रही है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही है और बहमन शासक बन रहे हैं, तब उनके संरक्षण में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, जिसे हम फुतूह उस सलातीन के नाम से जानते हैं। निर्भीक होकर इन्होंने लिखा और वस्तुस्थिति को सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए अपनी बात रखी। अगले शासक मलफुजात ए तैमूरी अमीर तैमूर लंग की यह आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई, जिसे अबू हुसैनी ने फारसी में अनुवाद किया। महत्वपूर्ण शासक सल्तनतकालीन इतिहास के अगले शासक अमीर खुसरो, आप सभी लोग बहुत चिर परिचित नाम और समय समय पर इनकी रचनाओं से आप भिन्न होंगे। शासनकाल के संदर्भ में कहें, जन्म इनका हो रहा है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में। बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक का संरक्षण, अर्थात बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल 1325 से 1351, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक के पूर्व का शासक गियासुद्दीन तुगलक तक का संरक्षण, इनको अमीर खुसरो के संदर्भ में प्रासंगिक। अमीर खुसरो की रचनाओं में जो रचनाएं हैं, मिफ्ताह उल फतह, खजान उल फतह, तुगलक नामा, नूर सिपहेर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अमीर खुसरो। अगला जो इतिहासकार जफरनामा, जो कि सराजुद्दीन अली याजदी ने लिखा, और यह लिखा है अमीर तैमूर लंग के बेटे के संरक्षण के शासनकाल में सराजुद्दीन अली याजदी ने जफरनामा नामक ग्रंथ को लिखा। तारीख मुबारक शाही याहिया, तारीख मुबारक शाही, इसके रचनाकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यह मुख्य रूप से सैयद वंश के शासक जो मुबारक शाह थे, जिनका शासनकाल है 1421 से 1434, फ्रॉम 1421 टू 1434 ईस्वी तक तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ जो लिखा गया है सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा, इसमें उनकी शासनकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तारीखे शाही अहमद यादगार द्वारा रचित ग्रंथ तारीखे दाऊदी अब्दुल्ला, ये अफगान शासक लोदी और सूर वंश के शासकों के संदर्भ में प्रासंगिक ग्रंथ है, जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें महत्वपूर्ण नाम आ रहा है मार्को पोलो, वेनिस इटली के निवासी, और 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का इतिहास जो है उनके ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। इस बारे में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जो इतिहास है वह मार्को पोलो, जो वेनिस के यात्री थे, उनसे जानकारी प्राप्त होती है ऐतिहासिक दृष्टि से। इब्न बतूता किताब उल रहला नामक ग्रंथ, यह अफ्रीका वासी थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये
भारत में आए। 1334 ईस्वी में इन्हें दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया गया और इन्होंने अपने शासनकाल में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की नीतियों को रेखांकित किया, उनको उन्होंने अपने ग्रंथ में समाहित किया। फिर इनको 1341 ईस्वी में चीन भेजने की बात कही गई कि चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया, किंतु ये वहीं रहे और अपने मूल देश में आकर इन्होंने इस किताब उल रहला की रचना की। चूंकि ये निश्चित रूप से इन्होंने इस ग्रंथ की रचना अपने देश में आकर की, तो निष्पक्ष रूप से तात्कालिक ऐतिहासिक ग्रंथ के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक ने विजयनगर शासक कृष्णदेव राय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा और इन्होंने उनके शासनकाल की नीतियों को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त अन्य शासकों में यात्रियों के विवरण में निकोलो कोंटी, जो कि वेनिस इटली के यात्री थे और इन्होंने 1500 से लेकर 1502 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा की। अन्य विदेशी यात्रियों में एक नाम और डोमिंगो पेइस, जो कि पुर्तगाली यात्री थे और उन्होंने विजयनगर की यात्रा की और विजयनगर के यात्रा के परिदृश्य में तात्कालीन राजनीतिक स्थितियों को उत्कीर्ण किया। निश्चित रूप से उन्होंने जो कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क से मित्रतापूर्ण जो संबंध स्थापित किए थे, उसको उत्कीर्ण करने का कार्य डोमिंगो पेइस ने किया। इस प्रकार से हम तात्कालीन शासकों के शासनकाल में जो रचनाएं की गई और विदेशी यात्रियों के विवरण के परिप्रेक्ष्य में सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक यू।